Hi there. So, welcome back to yet another topic, another video lecture on gene regulation in case of prokaryotes. And today's topic is tryptophan-operon. Last time हमने lac-operon डिस्कस किया था at length. So आज हम डिस्कस करेंगे कि जो lac-operon था, it was an inducible operon. All the time it will be off, and when the products are required, it will turn on. Now, just opposite to that operon, we have the tryptophan operon, which is also called as a repressible operon. And this repressible operon, what it means कि हमेशा जो है ये सेल में ऑन रहेगा, यानी कि जो प्रोटीन्स ये इस तरह का रिप्रेसिबल ओपेरॉन प्रोड्यूस करता है उसकी रिक्वायरमेंट सेल के सर्वाइवल के लिए चाहिए होती है हर वक्त। और ये एक तरह से यू कैन से दैट दीज ऑल द हाउसकीपिंग जीन्स यानी कि ऐसी जीन्स जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती हैं फॉर दी सेल सर्वाइवल के लिए जो प्रोटीन्स हमेशा चाहिए होते हैं उनको प्रोड्यूस करने वाली जीन्स जो होती है हमेशा ऑन रहती है, ऑन स्टेट में रहती है, यानी कि वो कंटिन्यूअसली वर्किंग करती रहती है ताकि उनका जो वो जीन प्रोडक्ट है यानी कि जो उनका फंक्शनल प्रोटीन है वो प्रोड्यूस हो सके। बट इन सम केसेस दे विल बी रिप्रेस, उनको रिप्रेस किया जाता है किन केसेस, जब हमारे पास अगर वही प्रोडक्ट हम एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई कर रहे हो सेल में, या फिर सेल के अंदर वो इतना बन चुका हो कि अब उसको ये रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, सो उस टाइम पे हमें उसको ऑफ करना है। So, इस तरह के ओपेरॉन को हम बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन। एंड वन कॉमन एग्जांपल इज ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन। सो ओपेरॉन हमें ऑलरेडी पता है उसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होती हैं, उसके एडजेसेंट में अपस्ट्रीम साइड में आपके पास प्रोमोटर होता है, प्रोमोटर के अंदर ही आपके पास कुछ ऑपरेटर सीक्वेंसेस होते हैं, राइट, फॉर द रिप्रेसर प्रोटीन। एंड अपस्ट्रीम टू ऑल दिस वी हैव द रेगुलेटरी जीन which is responsible for the production of the repressible proteins. So this is the general overview and a quick recap on operon जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था at length. So now, if we take a look at this operon, tryptophan operon, it also has five main structural genes, which are TRPE, TRPD, C, B, and A. And all these five genes, they are responsible for the production of certain enzymes which are required in different steps in the biosynthesis of tryptophan amino acid. So the basic raw material for tryptophan biosynthesis is corismate. तो corismate क्या होता है, उस मल्टीपल स्टेप्स में बीच बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, हर एक इंटरमीडिएट जो बनता है वो एक एंजाइम की हेल्प से बनता है, और वो एंजाइम जो है वो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो आपके EDCVA स्ट्रक्चरल जीन्स है। Okay, now all these five genes, they are transcribed into a single पॉलीसिस्टोनिक mRNA, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रोकैरियोट्स के केस में, कि यहाँ पे जो आपका mRNA बनता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, ठीक है। और अब इन पांच स्ट्रक्चरल जीन्स के साथ में जैसे में एक सिंगल ऑपरेटर है जो इनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल या रेगुलेट करता है, ठीक है। नाउ we are going to see in the further in the video in the lecture that how these operator and all these regulation mechanisms, how it affects or how it controls the synthesis, or how it turn the peron off। ठीक है, दो बेसिक मैकेनिज्म्स हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ इफ लेट्स गो इनटू सम ओवरव्यू अबाउट ट्रिप्टोफैन, उसका बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है, एटसेट्रा। सो अब यहाँ पे हमें पता है जो इकोलाई होता है वो सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो है उनको सिंथेसाइज करता है। हमें पता है 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में सेल के अंदर चाहिए होते हैं फॉर दी प्रोटीन सिंथेसिस, और उन्हीं में से एक आपका ट्रिप्टोफैन है। अब ट्रिप्टोफैन जो है वो क्योंकि एक हाउस कीपिंग प्रोटीन है तो वो हमेशा सिंथेसिस उसकी चलती रहती है कंटिन्यूअसली इन द प्रोकैरियोटिक सेल। नाउ whenever the gene are expressed, and the amino acids supply it's inadequate, कम है, एक लिमिटेड अमाउंट में है, तो जीन जो है वो हमेशा एक्सप्रेस स्टेट में रहेगी, हमेशा ऑन रहेगी। लेकिन जैसे ही अमाइनो एसिड जो है वो अबंडेंट फॉर्म में हो जाता है, यानी कि अपने इंटरनल मैकेनिज्म की वजह से, यानी कि सिंथेसिस होता जा रहा है
और वो प्रोटीन में यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। तो या फिर दूसरा केस हो सकता है इफ देयर इज एन एक्सटर्नल सप्लाई। सो इन दोनों ही केसेस में सेल को और अमाइनो एसिड सिंथेसिस नहीं करवाना है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस नहीं करवाना है, उस केस में इस ओपेरॉन को रिप्रेस किया जाता है। Now, if we take a quick look on the biosynthetic pathway, so it starts from corismate, then it produces certain enzymes, anthranilate synthase, then anthranilate, then we have this and this. These all are intermediates, and these are enzymes which are required to produce these intermediates. And finally, the genes which are responsible for the synthesis of these enzymes. So this is how the end product of these structural genes they are utilized in the biosynthetic pathway of tryptophan. Now let's talk about the structure of tryptophan operon in a little detail because it is little different from that of the lac operon. Basic idea I've already given you that structural protein promoter etc etc. पर यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ एडिशनल डिटेल्स भी हैं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में जो कि एक पार्ट है फॉर इट्स रेगुलेटरी मैकेनिज्म. Now, let's first discuss this first image, okay? So here, the whole yellow portion, it indicates the five structural genes, which are A, B, C, D. So tryptophan, E, D, C, D, A. और ये सारे के सारे ट्रांसक्राइब होते हैं. So this is a long one single polysystonic mRNA, tryptophan का. Now we have just adjacent to this structural gene another set of sequences, and these sequences we call as leader sequence. So whenever the transcription starts, it starts from this leader region and then it continues to this particular structural gene portion. So we are going to see what is the functional role of this leader sequence, okay? And then adjacent to this leader sequence, we have the um, operator region lying or embedded within larger promoter region. Okay. Now, upstream to this, in this second image, you can very clearly see that upstream to this promoter and operator region, we have a tryptophan regulatory gene with its own separate promoter. And this function of this tryptophan regulatory gene is that it produces the repressor protein, which helps um, in the interning of the transcription process of these structural genes. Okay. Now here there is another detail about the leader sequences. That leader sequence has some leader nucleotides, and then we have ATTN. So ATTN here वो represent करता है किस चीज को? Attenuator. Attenuator, what is attenuator? So attenuator sequences, these are certain sequences which helps in the attenuation. Attenuation का मतलब होता है abrupt ending of a process. ठीक है? We are going to see what it is. And then this sequence is further divided into domain 1, 2, 3 and 4. ये सारी चीजें हमें आगे इसकी वीडियोस में हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी क्या रोल है इन स्ट्रक्चरल जीन्स को ट्रांसक्राइब होने से ये रोकते हैं. कैसे रोकते हैं विल सी. नाउ ये एक छोटा सा आपका टैबुलेटेड फॉर्म है जहाँ पे हर एक जीन जो है वो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है. जैसे कि ए आपका है ट्रिप्टोफैन ए, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ट्रिप्टोफैन सिंथेटेज अल्फा your subunit, then B synthetase beta subunit, TRPC, phosphoribosyl and enthylate isomerase enzyme. So all these different genes, the different structural genes are responsible for a particular enzyme. And all these enzymes we have seen in the previous slide that these enzymes, they catalyze one of the steps in the biosynthetic pathway for tryptophan. Okay. Now, there is one another important characteristic feature here is that the mRNA which is produced from the tryptophan जब ट्रांसक्राइब होता है ओपेरॉन तो उसका जो स्ट्रक्चरल जीन का जो ट्रांसक्रिप्ट है पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्ट उसका हाफ लाइफ जो है बहुत छोटा है, वेरी शॉर्ट. सो 3 मिनट्स. ओके. सो 3 मिनट्स जो है हाफ लाइफ है फॉर द mRNA. और ये शॉर्ट स्ट्रेच
ऑफ दिस mRNA, इसका क्या फंक्शनल इंपॉर्टेंस है कि जैसे ही आपका mRNA ट्रांसक्रिप्ट स्टार्ट होता है प्रोड्यूस होना ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, रिमेंबर, यहाँ पे आपको mRNA में कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी है। एज सून एज इट एग्जिट्स द आरएनए पॉलीमरेज, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के एग्जिट चैनल से mRNA बाहर आएगा, स्लोली एंड स्टेडीली राइबोसोम स्टार्ट्स कमिंग टू इट एंड स्टार्ट्स अटैचिंग इटसेल्फ onto it to make the protein machinery। ठीक है, तो दोनों प्रोसेसेस होते हैं, यानी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, उनमें बहुत थोड़ा सा ही लैग होता है। और वो लैग जो है, इसलिए 3 मिनट इज अ जस्टिफाइबल टाइम। सो हाफ लाइफ यानी कि mRNA जो है वो रिड्यूस हो जाएगी उसका अमाउंट 3 मिनट में, आधे में। सो it is sufficient because the translation is going to happen as soon as the transcript it exits out from the RNA polymerase complex, जो ternary complex बनता है at the end। Okay, so यहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कोलैबोरेट करते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ दिस ओपेरॉन। सो यहाँ पे आपका रेगुलेटरी सीक्वेंस के बारे में बताया। रेगुलेटरी सीक्वेंस जो है उसमें आपका दो टाइप से, दो मैकेनिज्म से रेगुलेशन होता है। तो पहला आपका आता है रिप्रेसर बाइंड टू इट्स ऑपरेटर। रिप्रेसर कैसे बनता है? रिप्रेसर जो है वो आपका प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द टीआरपी रिप्रेसर जीन। और वो क्या है? इट इज अ बेसिकली इट इज अ होमोडायमर। होमोडायमर मतलब कि दो subunits हैं which are exactly same and it is comprised of 107 amino acid residues। Okay, so ये रिप्रेसर जैसे ही ट्रिप्टोफैन जो है वो बढ़ जाएगा सेल के अंदर, उसका क्वांटिटी या उसका जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है सेल के अंदर। वो क्या करेगा? इट एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ओनली देन देयर इज अ चांस दैट इट्स अमाउंट विल इंक्रीज। और जब ऐसा होगा तो वो जो एक्स्ट्रा अवेलेबल ट्रिप्टोफैन है, इट विल गो एंड इट विल बाइंड टू दिस टीआरपी रिप्रेसर, उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। और वो जैसे ही उसके साथ बाइंड करेगा, और रिप्रेसर का जो शेप होगा, क्योंकि वो भी प्रोटीन है, तो उस रिप्रेसर की कॉन्फर्मेशन उसमें चेंज आएगी, और जिसकी वजह से वो क्या करेगा? टीआरपी ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर सकता है। So, because of this requirement of tryptophan to activate the DRP repressor, tryptophan is called here as the co-repressor। Okay, so यहाँ पे आपका आ गया co-repressor tryptophan है, जो कि अपने आप को टीआरपी रिप्रेसर के साथ अटैच करता है। और उसके बाद that changed conformation of the repressor, it aids in its binding to the TRP operator। ठीक, नाउ टीआरपी ऑपरेटर कहाँ पे है? उसकी कुछ सीक्वेंसेस जो हैं, इट इज ओवरलैपिंग द प्रमोटर। सो वंस द operator it is bound to a repressor, it blocks or it inhibits। वो क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड नहीं होने देता उस लोकेशन पे, और जिसकी वजह से जो होल टीआरपी स्ट्रक्चरल जीन्स हैं उनका एक्सप्रेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। Okay, so this is one way। So here it's again the same diagrammatic representation। This image you can locate it on the internet as well। So here it's just for to give you an idea। So here you can see this is TRPR gene, which is going to produce an mRNA and a repressor protein। Now, whenever this tryptophan it becomes abundant in the cell, it attaches itself to the repressive protein. Once it's attached, its conformation is changed, its shape is changed. You can see there is a, you know, representative change in the conformation. You can see here the structure looks different, and when the binding happens, the structure becomes more flat। So this is just to give you an idea how it changes the shape। So once change shape of the repressor, it becomes more favorable for the binding to the operator. And then once it's bound to the regulatory region, the operator region, then the RNA polymerase is not going to bound, and then automatically the process will halt here. The transcription will not
occur. Okay, so this is the one mechanism. Then there is another mechanism, and that mechanism is called as the attenuated transcription. Okay, so attenuated transcription क्या है? Attenuated transcription जो है वो आपका एक बहुत ही यूनिक तरह का मैकेनिज्म है फॉर रिप्रेसिबल operons. And this in this particular mechanism, the leader sequences takes the major role. Leader sequence जो है वो एक important role play करते हैं, right? तो यहाँ पे attenuation का मतलब हो गया जब कोई भी चीज़ कोई भी प्रोसेस या मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है लेकिन वो कंप्लीट होने से पहले ही अचानक से ही वो स्टॉप हो जाए तो इट विल बी abruptly stopped or halted before getting completed. Okay. So this is what attenuation means. And attenuation of what process? Transcription. So यहाँ पे क्या हो रहा है आप अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले लैकोपेरॉन जो था वहां पे भी क्या हो रहा था ट्रांसक्रिप्शन जो है इनिशिएशन स्टेप से ही उसको रेगुलेट किया जाता है अटैन यहाँ पे क्या हो रहा है एक मैकेनिज्म है जो कि रिप्रेसर बाइंडिंग की हेल्प से बिल्कुल ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ही नहीं होगा ठीक है और दूसरा मैकेनिज्म है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है पर वो कंप्लीट नहीं होता है सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डिटेल. So here the tryptophan furon, we know this mechanism is under the control of which we call as the leader sequences or somewhere you can read कुछ लिटरेचर में लिखा होगा TRPL जीन बोलते हैं उसको या कहीं लिखा होगा लीडर सीक्वेंस बोलते हैं या फिर कहीं कहीं पर उसको हम completely अटेनुएटर भी बोलते हैं ठीक है सो यहाँ पे अटेनुएशन मैकेनिज्म जो है वो क्या करता है it encodes four sequences within a 162 न्यूक्लियोटाइड लीडर रीजन सो लीडर रीजन जो है जो कि 162 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है उसमें कुछ पर्टिकुलर डोमेन्स हैं कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सीक्वेंसेस हैं चार हैं एक्चुअली वो सेट ऑफ सीक्वेंसेस जो हैं वो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं यू कैन सी कि वो आपके एक्टिव सीक्वेंसेस हैं ठीक है बाकी उसके हेल्पर सीक्वेंसेस हैं 162 में से और वो क्या करेंगे हम देखेंगे कि वो किस तरह से कॉन्फर्मेशन चेंजेस लाते हैं जिससे अटेन्युएशन अचीव किया जाता है ओके सो नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो गई इसमें पहला आपका आ गया अटेन्युएशन इन्वॉल्व्स लीडर सीक्वेंसेस लीडर सीक्वेंसेस के अंदर जो है कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं 162 आउट ऑफ विच four sequences are important यानी कि four sets of nucleotides are important which we will see later called as domains 1 2 and 3 and 4 और उसके बाद तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या आ गई कि ये जो सीक्वेंसेस हैं डोमेन वाले सीक्वेंसेस वो क्या है वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है अगर आपने पहले सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स में कहीं पे भी ये टर्म सुना होगा ये पता होगा आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जो हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जैसे भी हम उसको रीड करना चाहें दे विल be same. So this is what palindromic sequences are. So if you see 5 to 3 dash, so यहाँ पे T T A G C A C. So if you come from 5 to 3 dash this end, T T A G C A C. So both from both the ends, they read the same. And because of that, what happens? So this, if you talk about this, the single strand of this 5 3 dash. ओके अगर ये सिंगल स्टैंड की बात करेंगे हम तो यहाँ पे ये सीक्वेंसेस जो हैं और ये सीक्वेंसेस वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं राइट दे हैव एबिलिटी पेयर विद ईच अदर दिस इज व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ठीक है अगर ये कुछ अगर किसी को और डिटेल में चाहिए होगा देन डेफिनेटली लेट मी नो सो दैट वी कैन हैव अनदर स्मॉल टॉक अबाउट इट बट यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है आपके अटेनुएटेड एलीटर सीक्वेंस में कि उसमें चार सीक्वेंसेस हैं जो कि चार सीक्वेंसेस या चार न्यूक्लियोटाइड सेट्स हैं जो पैलिंड्रोमिक हैं यानी कि दे हैव अ टेंडेंसी टू बाइंड टू ईच अदर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड उसके बाद आपका और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गया एंड दीज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस दे कैन फॉर्म डायमर्स वो एक दूसरे के साथ पेयर करके डायमर्स या डायमर्स बनाते हैं कैसे बनाते हैं तो बेसिकली क्या होगा जब डीएनए जो है
वो ट्रांसक्राइब होगा, लीडर सीक्वेंसेस का डीएनए ट्रांसक्राइब होगा इनटू एमआरएनए। ठीक, एमआरएनए क्या बन जाएगा? एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स का चेन है। ओके, उसमें कुछ सेट हैं पैलिंड्रोमिक है, तो वो क्या होंगे? जैसे जैसे सिंगल स्ट्रैंड बनते जाएंगे, दे हैव अ टेंडेंसी दैट दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दे विल बिकम डबल स्ट्रैंडेड। ओके, ऐसा ही हम देखते हैं टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी कुछ इसी पे बेस्ड होता है। सो यहाँ पे जो 4 डोमेन्स हैं उनका नाम है 1, 2, 3 एंड 4। और ये जो 4 डोमेन्स हैं, पैलिंड्रोमिक डोमेन्स हैं, ये पेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो 1 जो है वो 2 के साथ पेयर करता है, बट 3 जो है उसके साथ उसके पास कैपेसिटी है, ईदर इट कैन पेयर विद 2 और इट कैन पेयर विद 4। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो जब 2 और 3 पेयर करेगा, एंटी टर्मिनेशन होगा, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन विल कंटिन्यू। लेकिन अगर 2, 3 और 4 पेयर करेगा आपस में, तो वो क्या होगा? इट कॉजेज द टर्मिनेशन, वो टर्मिनेशन सिग्नल सेंड करेगा and it will attenuate the transcription process which has been initiated. Okay, so this is what the attenuated transcription will be. We are going to see in more details in the next slide here. So ये आपने हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 1 के साथ पेयर कर रहे होगा, 2 के साथ 1 pair with 2, 3, it has ability to pair with 2 and 4. If it pairs with 3, 3 pairs with 2, anti-termination, 3 pairs with 4, it will cause a termination of tryptophan biosynthesis. And this is how the structure look like of the mRNA. When जो लीडर सीक्वेंस जब वो ट्रांसक्राइब होता है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड चेन की तरह बनता जाता है, राइट? एंड देन व्हेन दिस दैट सिंगल स्ट्रैंडेड चेन keep on producing from domain 1 to 2, then it automatically it starts pairing, it starts forming dimers. And these dimers are, so this is 1 and 2 domain, 3 and 4 domain. Okay, that's how it is. Rest of the sequence will be a part of the leader sequences, but these domains are the one that form the uh, dimers. So here the same thing is mentioned. We're just going to move on and let's see now the actual mechanism. Okay, so here the um, first scenario, if you see, the ribosome sits at domain 1, यानी कि आप देखो ये चीज साथ में याद रखनी है कि जैसे ही ट्रांसक्रिप्ट रेडी हुआ और वो आरएनए पॉलीमरेज से एग्जिट आउट हुआ, राइबोसोम का स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट विल कम एंड अटैच, वो अटैच हो जाएगा उसके इनिशिएशन कोडॉन के साथ। ट्रांसलेशन भी हमने अभी उसकी भी कुछ मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। बट जब राइबोसोम की असेंबली हो गई, ओके, डोमेन 1 पहला आएगा, उसमें वो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ लेट्स सी दैट द ट्रांसलेशन इट्स वेरी स्लो। एक केस हो गया जब ट्रिप्टोफैन कम है। जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट कम है सेल के अंदर, इसका मतलब क्या है? हमें ये पूरा जीन्स जो है वो चलते रहने चाहिए, मीन्स वो प्रोड्यूस करने चाहिए, ऑन रहने चाहिए। तो वो ऑन कब रहेंगे? जब अटेनुएशन जो है उसमें लूप फॉर्मेशन होगा, एंटी टर्मिनेशन। एंटी टर्मिनेशन कौन सा पेयरिंग होता है? व्हेन 2 पेयर्स विद 3, 2 3 के साथ पेयर करेगा, इसके लिए टाइम चाहिए, एंड दैट टाइम विल कम only if there is a delay in the translation of domain 1. ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है? जब लो ट्रिप्टोफैन होता है तो इस पर्टिकुलर रीजन का ट्रांसलेशन चल रहा होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन का अमाउंट इतना कम होता है कि टीआरएनए जो है लोडेड विद ट्रिप्टोफैन वो मिलते नहीं है, जिसकी वजह से ये डिले यहाँ पे ट्रांसलेशन में होता है। और जब ये डिले होता है ट्रांसलेशन में, वो क्या करता है? इट प्रोवाइड्स दैट टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर द बाइंडिंग ऑफ डोमेन 2 एंड डोमेन 3। तो वो डोमेन 2 और 3 जो एमआरएनए का डोमेन 2 और 3 है, उसके बीच में आपस में हो जाती है पेयरिंग। और जब ये 2 और 3 पेयरिंग हो जाती है, तब क्या होगा? ये एंटी टर्मिनेशन सीक्वेंस है, एंटी टर्मिनेशन सिग्नल है।
ये पेयरिंग जो है, दिस राइबोसोम कैन स्लोली इट विल ओवरकम इट, ठीक है। लेकिन जब डोमेन 3 और 4 पेयर करते हैं, वो एक स्टेम लूप बना देते हैं। स्टेम लूप बनाने की वजह से क्या होता है, द राइबोसोम असेंबली विल फॉल ऑफ, वो वहां पे प्रोसीड नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे फिर क्या हो रहा है, domain 1, there is a delay in the process of translation because the low availability of the tRNA loaded with tryptophan, and this result into the pairing of domain 2 and 3 and ultimately sending an anti-termination signal, and the structural genes will keep on transcribing. Okay, so दूसरा मैकेनिज्म क्या है आपका? दूसरे केस में आपके पास पहला आ गया लो ट्रिप्टोफैन, अब दूसरा हाई ट्रिप्टोफैन, जब बहुत ज्यादा ट्रिप्टोफैन है। जब ट्रिप्टोफैन ज्यादा होगा तब क्या होगा, जो राइबोसोम जैसे ही एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट पॉलीमरेज से बाहर निकले, राइबोसोम असेंबली हुई और ट्रिप्टोफैन बहुत सारा है तो डोमेन 1 फटाफट ट्रांसलेट हो गया। So the translation process never halted at domain 1, which what happens as a result, domain 2 translation will continue uh, quickly. The whole process will go on very smoothly. And when domain 1 and domain 2 they were translating, it gives a little bit time for the pairing of the domain 3 and 4. And this dimer formation of 3 and 4, it creates a stem loop, and that stem loop result into the sending the termination signal. अब ये जो termination signal जो आता है, वो क्या करता है, वो आपका टर्मिनेशन सिग्नल जो है वो हेल्प करेगा टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फर्दर. So this attenuator functions as a barrier at high TRP concentration due to the pairing of self-complementary sequences.